Hello everyone, I hope you all will be enjoying your good health. So today the topic of discussion will be prometric exam MCQs. I will discuss MCQs with you all. Let's study with me for the prometric exam MCQs. Here the MCQs are related to Middle East exam including SLE, THA, HAD, MOH, Bahrain license, Qatar license, etc. and for 4 to 5 questions are also related to NPTE National Physical Therapy exam for USA. As National Physical Therapy exam USA is much more difficult than Middle East exam, but I've shared 3 to 4 MCQs of NPTE also for your information. So before starting MCQs, let's share these information. Reflexes that develop after birth. Mnemonic for this is left paranasal sinus, Lindau reflex, P parachute reflex, and neck rightening reflex, S symmetric tonic reflex. So these are the four reflexes, and at the right side you may see a pocket book of every physiotherapist picture. So this is my the pocket book containing my personal notes. So if you need this pocket book, you can mail me. I'll give email address at description below at the description box below. These reflexes are briefly described and briefly discussed in the pocket book of every physiotherapist. Okay, let's move forward. So how to check ulnar nerve? Peace sign is used against resistance. Okay, Hitchcock thumbs up, radial nerve, power to the people for median nerve, OK sign for median nerve, anterior introitious. Anterior introitious nerve is basically branch of ulnar nerve. For this, OK sign is used. Okay, you may take a screenshot here. Okay, let's move forward. So, the first question is from NPTE National Physical Therapy exam. A physical therapist, while evaluating a 65-year-old female with adhesive capsulitis, she complains of pain in right shoulder while doing overhead activities. For treating this problem, therapists decide to use mobilization techniques which glide is appropriate to use for पेशेंट विद एडहेसिव कैप्सुलाइटिस. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया 65 ईयर्स की फ़ीमेल है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी आम जुबान में फ्रोज़न शोल्डर के साथ प्रेजेंट हुई हैं. वो कंप्लेन कर रही हैं कि उन्हें राइट शोल्डर में जो है वो पेन है और ओवरहेड एक्टिविटीज़ करना उनके लिए मुश्किल है और उसमें पेन हो रहा है. ठीक है, इस इन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमने मोबिलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे. तो कौन सी जो है वो अप्रोप्रिएट मोबिलाइजेशन टेक्निक या ग्लाइड होगी जो हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट है सुपीरियर ग्लाइड, सेकंड है इंटीरियर ग्लाइड, सी है पोस्टीरियर ग्लाइड एंड डी इज़ लेटरल ग्लाइड. तो इसमें अब आप लोग अपने माइंड में एक तरह से इमेजिनेशन करके आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो जो क्लिनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो ठीक, तो इसमें हमें ये पता है कि जो सुपीरियर ग्लाइड होता है ना, वो शोल्डर की किसी भी मूवमेंट को, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ नहीं करती. तो ये तो फर्स्ट वाली जो है ना, ये तो कैंसिल होगी ना. ये किसी भी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव नहीं करती शोल्डर में. तो चले जाते हैं एंटीरियर ग्लाइड में, तो ये भी नहीं होता. ठीक, पोस्टीरियर ग्लाइड जो है ना, ये बेसिकली यूज होता है. तो आंसर इसमें हमारे पास क्या है, सी. आंसर इज सी. तो पोस्टीरियर ग्लाइड जो है वो यूज़ होती है इसमें हमारे पास फॉर इंक्रीजिंग द पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए. क्योंकि जो हमारे पास एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोज़न शोल्डर है, इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारी रोटेशंस, पेशेंट की रोटेशन, मोस्टली एक्सटर्नल रोटेशन और जो एबडक्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाती है. तो पोस्टीरियर ग्लाइड से हम इन दो चीज़ों को जो है वो कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट. द फॉलोइंग ग्लाइड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन विच मूवमेंट. ठीक है, तो ये एक तरह से आपको जितने भी मैं MCQs शेयर कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम कॉपी टू कॉपी आपके पास यही वाले MCQs पे एग्ज़ाम में आएंगे. तो ये आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, MCQs को कैसे सॉल्व करना है. जहाँ पे बात आ रही है NPT की, तो ये थोड़े टफ़ क्वेश्चंस होते हैं, पर ये टफ़ नहीं है, ये आपको आ सकता है मिडिल ईस्ट में भी. तो ये फर्दर एक और आ गया है कि ग्लाइड हेल्प्स इन इंक्रीज. अच्छा, ये ग्लाइड जो हो रही है इसमें कौन सी मूवमेंट जो है आपकी इंक्रीज़ होगी. तो इसमें हमारे पास हिप एबडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है. तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया लैशमेंट टेस्ट के लिए.
लेशमैन टेस्ट है, ये कौन से लिगामेंट के लिए यूज़ होता है, कौन सा लिगामेंट चेक करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, लेशमैन टेस्ट जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का बेसिक तरीका ये है कि जब आप ये एमसीक्यूज़ देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एलसीएल के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, द बेसिक जो प्रॉपर वे है अगर आपको क्लियर करना है अपना एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ, तो ये जो है ये तरीका है। ये नहीं है कि अगर आप ये देख रहे हो एमसीक्यूज़ मेरे नोट्स में से जो मैं प्रोवाइड करती हूँ फ्री, तो उसमें यह है कि आप ये पढ़ो कि अच्छा ठीक है लेशमैन टेस्ट जो है एसीएल के लिए ओके बंद। नहीं, ऐसे नहीं है। हो सकता है कि कॉपी पेस्ट ज़रूरी नहीं है कॉपी पेस्ट आए, हो सकता है कि ऊपर टेस्ट का नाम चेंज हो और नीचे ये सब गिवन हो, तो वो हो सकता है पीसीएल का हो सकता है एमसीएल का हो। तो बेसिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कौन से लिगामेंट के लिए है। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक हर फिज़ियोथेरेपिस्ट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक टेस्ट वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट्स हैव क्लिक ऑफ नी ड्यूरिंग गोइंग डाउन स्टेयर्स, तो नीचे जाते हुए स्टेयर्स से नीचे जाते हुए क्लिक साउंड आ रहा है, तो उससे वो क्या होता है कि किस चीज़ की वीकनेस होगी, किस मसल की वीकनेस, हैमस्ट्रिंग वीकनेस, टिबियालिस एंटीरियर वीकनेस या रेक्टस फेमोरिस। तो ये रेक्टस फेमोरिस की वीकनेस होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि रेक्टस फेमोरिस कहाँ होता है, उसकी पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन इंसर्शन कहाँ है, इसकी नर्व सप्लाई कहाँ है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम या किसी भी अगर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो प्रॉपर वे है ना वो ये है। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपको आगे बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। तो रेक्टस फेमोरिस बेसिकली यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ये इलियक स्पाइन से निकलता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से निकल के ये इसकी ओरिजिन वहाँ से फिर ये टिबियल ट्यूबरोसिटी तक जाता है, तो ये इसकी इंसर्शन आ जाएगी। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम लोग। टू असिस्ट हेड कंट्रोल इन इन्फेंट व्हाट पोजीशन फर्स्ट, तो ये तो सबको पता है कि प्रोन पोजीशन होती है, जिसको टमी टाइम भी अक्सर हम बोलते हैं। बेबी को टमी टाइम देते हैं, प्रोन उसको उल्टा लेटाते हैं तो वो अपनी नेक को ऊपर होल्ड करता है, तो उससे जो होती है उसकी क्या होती है, असिस्ट होता है, उसकी हेड कंट्रोल जो होता है वो डेवलप होता है उसमें। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े एमसीक्यूज़ ही शेयर किए, मैं वो इसीलिए शेयर किया मैं कि आपको वे आ जाए, तरीका आ जाए कि हाउ टू प्रिपेयर। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टूला, फिस्टूला को कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास यही है कि सर्जरी करेंगे इसमें हम लोग। ठीक, उसके बाद पैल्पेशन ऑफ पिरिफॉर्मिस क्या है इसमें, कि हम लोग पिरिफॉर्मिस मसल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है, जो आप क्लिनिकली अगर आप काम कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, रोज़ का सुनना ही है पिरिफॉर्मिस मसल के बारे में। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ग्रेटर ट्रोकेंटर तक अगर आप उसको कर सकते हो वो ये ऑप्शन है, वो करोगे, या आप फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, या आप कोकिक्स से फ्रॉम इलियक क्रेस्ट, और या तो फ्रॉम सैक्रम टू ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो इसका है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ग्रेटर ट्रोकेंटर तक दिया है, क्योंकि ये ओरिजिन इसका भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है, इसकी नर्व सप्लाई, इसका फंक्शन, ये सब। तो ओरिजिन बेसिकली इसका ये बेसिक आपको पता होना चाहिए ये मसल है कहाँ पे। तो ये इसी तरह सैक्रम और ग्लूटल रीजन से निकल के ये जो होता है अटैच हो रहा होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। तो अब आ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन में क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्स डिजीज़ बोलते हैं। और जो अब नीचे जो तीन है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये तीन क्या हैं, इनके बारे में भी सर्च करना है आपने ख़ुद से। फिर गाइन टनल आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इंजरी किस नर्व की वजह से गाइन टनल जो है वो कौन सी नर्व जो होती है इसमें कंप्रेस हो जाती है, वो अल्नर नर्व होती है। ठीक है, वो क्योंकि गाइन टनल को जो है वो अल्नर टनल या अल्नर कैनाल भी बोला जाता है, तो इसके बारे में भी आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। मीडियली प्रेजेंट होती है ये रिस्ट में। व्हाट शुड डू टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस इन एल्डरली, तो इसमें हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे या स्ट्रेंथिंग करवाएंगे या फ्लेक्सिबिलिटी या नॉन वेट बेरिंग वेट। तो जो एल्डरली पेशेंट जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है तो उनमें हम लोग नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। फियर फ्रॉम प्रोन पोजिशनिंग इन पीडियाट्रिक, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉक डेड। आई थिंक ये मेरी पॉकेट बुक में कॉक डेड के बारे में वहाँ पे मेंशन है। एब्सेंस ऑफ पी वेव वगैरह है, कार्डियो की तरफ चले जाते हैं, ये कार्डियोवास्कुलर जो है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ है।
तो क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज करेक्ट आंसर कि अगर वहाँ पे ईसीजी में पी वेव एब्सेंट है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एट्रियल फ्लटर क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, वेंट्रिकुलर फ्लटर क्या है, ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगी। अगर हमें पता है कि पी वेव एब्सेंट हो जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, अगर एट्रियल फ्लटर है तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगी, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगी, अगर वेंट्रिकुलर फ्लटर है तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगी। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। अच्छा, ये एक और इन्फॉर्मेशन है, सोप है, सबको सभी वाकिफ़ हैं इस सोप से। ये वो नहाने वाला सोप या वो वाला सोप नहीं है, ये फिज़ियोथेरेपी वाला सोप है जो सभी इससे वाकिफ़ हैं। मेडिकल रिलेटेड सोप, इसमें क्या है, सब्जेक्टिव है, व्हाट द पेशेंट सेज अबाउट द प्रॉब्लम, इंटरवेंशन। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ये तो बेसिक सबको ही पता है इसके बारे में, द थेरेपिस्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट, इंटरवेंशंस। असेसमेंट में है द थेरेपिस्ट एनालिसिस ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट। प्लान में आ गया हाउ टू ट्रीट, हाउ द ट्रीटमेंट विल बी डेवलप टू रीच द गोल्स और ऑब्जेक्टिव। इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अच्छा, फिर ये एक और इन्फॉर्मेशन है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जो स्लिप हो जाता है वर्टेब्रा, उसके ग्रेड्स हैं, 5 ग्रेड्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 25% जो है वर्टेबल बॉडी जो होती है वो स्लिप फॉरवर्ड हो जाती है ग्रेड 1 में, 50% ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में 75% फॉरवर्ड हो जाती है स्लिप, ग्रेड 4 में 100% स्लिप हो जाती है, ग्रेड 5 में वर्टेबल बॉडी जो है कम्प्लीटली फॉलन ऑफ हो जाती है, स्पॉन्डाइलोप्टोसिस बोलते हैं इसको। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अगर आप जो जो सुन रहे हैं उसको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें प्लीज़। तो ये एक और क्वेश्चन आ गया एनपीटीई रिलेटेड, इसमें ये तो आई थिंक सो, हाँ ये मेरी पॉकेट बुक में प्रेजेंट है ये वाला एमसीक्यूज़। अच्छा, फिजिकल थेरेपी है, फिजिकल थेरेपिस्ट इज एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद एंकल स्प्रेन एंड palpates anteriorly to the extensor digitorum brevis muscle with the inverted foot and found a depression which is painful on deeper palpation as shown in the picture. Tenderness in highlighted area which indicates in the highlighted indicates which of the following। अच्छा, इसको पेशेंट जो है अगर आप और से देखें तो इस एरिया में जहाँ पे इसका थंब है, रेडनेस है, वहाँ पे पेन होता है पैल्पेट करने से। ठीक है, टेंडरनेस है। ठीक, तो ये क्या है, आप देख सकते हो कि टेलिस और फिब्यूला के दरमियान में, ये आप देखो टेलिस और फिब्यूला के दरमियान में ये एक लिगामेंट है। ठीक है, उस लिगामेंट पे जो है वो टच करने से टेंडरनेस फील होती है। तो क्या हुआ कि इसमें कोई स्प्रेन हो सकता है। तो हम चले एमसीक्यूज़ की तरफ, आगे इसके ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट स्प्रेन, John's fracture with ATFL, anterior talofibular ligament sprain, anterior tibiofibular ligament sprain, extensor digitorum and peroneal strain। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, साफ वाज़ह हो रहा है, टेलस है ये बोन और ये फिब्यूला है, तो इनके दरमियान ये लिगामेंट है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो होगा एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट स्प्रेन इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, रिसेंटली लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट। ठीक है, हमारी तरह कोई रिसेंटली लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो फर्स्ट डे जाता है वर्क पे, उससे क्वेश्चन किया जाता है पेशेंट की व्हील चेयर के बारे में कि वो इम्प्रॉपर फिट है। ही एक्सप्लेन अबाउट हाउ ही फील्स सीट विथ टू बी टू वाइड, उसको लगता है कि उसकी जो सीट की विड्थ है वो वाइड ज़्यादा है, एंड वांट्स टू नो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, और वो चाहता है कि आप उसको बताओ कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द वाइड सीट विड्थ। अच्छा, इनमें से कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएट नहीं कर रहे सीट विड्थ के साथ। ठीक है, डिफ़िकल्ट प्रोपेलिंग द चेयर व्हेन यूजिंग द अपर एक्सट्रीमिटी, तो ये भी इसमें होगा क्योंकि विड्थ ज़्यादा है तो आपके आर्म्स जो हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी उसको पुल करते हुए व्हील्स को। डिफ़िकल्ट परफॉर्मिंग अ स्टैंडिंग और लेटरल स्विंग टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, डिफ़िकल्टी इन साइडवेज स्टेबिलिटी एंड एडवाइस टू पुट कैम्बर इन रेयर व्हील्स। ठीक है, और उसके बाद पोस्चरल डेविएशंस लाइक लीनिंग टू वन साइड ऑफ द चेयर, ये भी ठीक है। और बी ऑप्शन क्या था हमारे पास, डिफ़िकल्टीज परफॉर्मिंग अ स्टैंडिंग और लेटरल स्विंग टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, तो ये भी ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी के साइडवेज स्टेबिलिटी में इशू होगा और एडवाइस टू पुट कैम्बर इन द रेयर व्हील्स। इसको छोड़ के बाकी सब जो है वो प्रॉब्लम एसोसिएट करते हैं सीट की विड्थ के साथ।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, कुछ इजी हैं ये। फिक्स स्टिफनेस जो होती है फर्स्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलिकस रिजिडस उसका ऑप्शन है। जो अब आपको पता होना चाहिए हेलिकस वेरस, हेलिकस वेल्गस और हैमर टो क्या है। ठीक है, इस तरह से तैयारी होगी। विच नर्व सब, अच्छा इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं, साथ पिक्चर शो होती है कि ये जो मसल शो हो रहा है इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो एक्सिलरी नर्व है जो सप्लाई कर रही है। ठीक, आगे चले जाते हैं। नी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन आप लोगों को बेसिक जॉइंट्स की पता होनी चाहिए, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है 140 और एक्सटेंशन जो है वो 0 होती है। बेसिक ये तो सबको ही शायद पता हो। अच्छा, अब एंगल जो यहाँ पे इस पिक्चर में शो हो रहा है तो ये क्यू एंगल है, इसके बारे में भी मैंने सारा अपनी पॉकेट बुक में डिस्कस किया हुआ है। विच मसल मेक शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, तो कौन सा मसल है जिससे शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन आती है, तो ये टीरिस माइनर आ जाता है। विच मसल एक्ट इन मीडियल रोटेशन, एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, तो लेटिसमस डॉर्साई जो है इसका करेक्ट आंसर है। When you pushing automobile with shoulder flexion, elbow extended, and the main muscle of action is serratus anterior, biceps, pectoral major और tricep, तो कौन सा मसल जो होगा इसमें जो मेन मसल ऑफ एक्शन होगा तो वो serratus anterior होगा। टू स्ट्रेंथन दिस मसल यू शुड मेंटेन, आप इसी मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या करना है? मेंटेन अ डोर्सीफ्लेक्शन एंड वॉकिंग सम स्टेप्स ऑन द हील। अच्छा, आगे चले जाते हैं। विच थ्री मसल्स अटैच टू द फर्स्ट क्यूनिफॉर्म बोन, ठीक है, एंटीरियर टिबियालिस, अब आपको पता होना चाहिए क्यूनिफॉर्म बोन कहाँ है और उसके साथ कौन कौन से मसल अटैच हो रहे हैं। एंटीरियर टिबियालिस, पोस्टीरियर टिबियालिस और फिब्युलरिस पेरोनिस लॉन्गस, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ विच मसल कॉज लिमिटेशन इन द शोल्डर एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन, तो ये इसका आंसर आ जाता है पेक्टोरलिस मेजर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एबडक्टर्स ऑफ द हिप जॉइंट एक्सेप्ट सार्टोरियस। विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो है वो किससे होता है? वीकनेस के सेरेटस एंटीरियर के बारे में ये तो हम सबको पता है। अच्छा, नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी हैं? नंबर ऑफ़ जॉइंट्स एंड बोन्स इन द फुट, ये आपको पता होना चाहिए। 33 जॉइंट्स हैं और 26 बोन्स हैं। एल्बो जॉइंट जो है वो बाई एक्सियल होता है, ये भी सबको पता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइनोवियल जॉइंट्स एक्सेप्ट सिम्फिसिस प्यूबिस जो है वो साइनोवियल जॉइंट नहीं है। अच्छा, विच इज साइनोवियल जॉइंट? TMJ जॉइंट, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ स्प्लेनियस कैपिटस विच एक्शन नॉट नीडेड, तो एक्सटेंशन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। स्प्लेनियस कैपिटस रिस्पॉन्स ऑफ नेक फ्लेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं। द फर्स्ट थिंग अफेक्टेड इन रूमेटाइड आर्थराइटिस में कैप्सूल इफेक्ट होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ PIP जॉइंट, DIP जॉइंट एंड द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ बेस ऑफ द थंब विद स्पेयरिंग ऑफ द रिस्ट, तो इसमें हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होगा वो, क्योंकि फिंगर जॉइंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इन ओल्ड एज ड्यू टू ट्रॉमेटिक, इसको आप छोड़ें। अच्छा, ये हाइलैंड कार्टिलेज जो है इन्वर्टेड बाय, तो इसमें कौन सी नर्व इसको इनोवेट कर रही होती है? सॉरी, हाइलैंड कार्टिलेज जो है इनोवेट हो रहा होता है साइनोवियल फ्लूइड से। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन इंजरी जो होती है, विप्लिश इंजरी जिसको बोलते हैं, वो किससे हो सकती है? पेन इन, इसमें क्या होगा? मे कॉज, क्या इसमें सिम्टम्स आएंगे? पेन इन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे विप्लिश इंजरी के और क्या क्या इसमें बेसिक चीज़ें, ये भी शायद पॉकेट बुक में गिवन है सब। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन द ओल्ड एज, तो नेक ऑफ द फीमर जो होता है, अगर फॉल होता है तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर होता है। मोस्ट कंप्रेशन साइट ऑफ अल्नर नर्व जो है वो एल्बो पे होती है। कार्पल टनल जो सिंड्रोम में इंट्रैप नर्व होती है वो मीडियन नर्व इंट्रैप्ट हो रही होती है। विच मसल डू नॉट अफेक्ट इन द कार्पल टनल, तो वह एडक्टर पॉलिकस लॉन्गस है। और ये आ गया, हम एंड पे आ गए, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।